हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, आज का जो लेक्चर है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होने वाला है। मैंने साइड में जो है अपने की पॉइंट्स आज के लेक्चर के राइट कर रखे हैं। उन सारे की पॉइंट्स के ऊपर जो है अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही अपन पिछले लेक्चर में जो अपन ने सेल के बारे में जितनी भी स्टडी करी थी उसको भी हम यूज़ करके आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। की पॉइंट सबसे पहले जो है अपने को एक तो बताना है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है सेल के अंदर। पिछले लेक्चर में आपको पता है तो हमने सेल के ईएमएफ के बारे में डिस्कस करी थी, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करी थी और हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड करा था कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। उसका फार्मूला जो है हमने डेराइव करा था, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू ई अपॉन वी माइनस 1। ये फार्मूला हमने डेराइव करा था। आज के लेक्चर में अपन ये बात करेंगे कि ये जो सेल मैंने ड्रा कर रखा है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। उसके बाद इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो सेल है, अगर ऐसे हमारे पास एक से ज़्यादा सेल हो, मल्टीपल सेल हो, तो उनको हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी है पर आज हम बात करेंगे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन तक। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। तो आपको पता है कि टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये होता है कि जो सेल का जो कंटेनर होता है उस सेल के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो वो जो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड को ही हम टर्मिनल बोलते हैं। और एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज के रूप में जानते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज का मैं आपको फार्मूला भी डेराइव करके बताऊंगा कि जो सेल है इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा। तो सबसे पहले फार्मूले के ऊपर डिस्कस करें टर्मिनल वोल्टेज का। डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो डेफिनेशन का मतलब यही है कि जो क्लोज सर्किट के अंदर अगर हम सेल को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, जब वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि ओपन में तो ईएमएफ होता है, जब वो क्लोज हो जाता है तो क्लोज होने की कंडीशन में उनके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है बच्चों, उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं और उसको V से हम इंडिकेट करते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला मैं आपको डेराइव करके बताता हूँ। देखो, ये जो सेल का स्ट्रक्चर है इसमें आपको पता है कि जो टोटल करंट पास होता है वो I बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि स्मॉल कैपिटल R और स्मॉल r, इस तरह से उसको इंडिकेट करते हैं। ये फार्मूला हमने डेराइव करा था उससे। और एक ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू IR होता है। अब इन दोनों फार्मूले को आप ध्यान से देखो और इन दोनों फार्मूले की कंबाइन करके हम इस टर्मिनल वोल्टेज को डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो कि टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये है कि जैसे मान लो जो सेल है उस सेल में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है जब क्लोज सर्किट में करें, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। तो उस पोटेंशियल ड्रॉप को मान लो मैं स्मॉल v से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों, ये क्या होगा, तो जितना टोटल ईएमएफ होगा सेल का, सपोज वो E है और उसमें से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, मान लो वो पोटेंशियल डिफरेंस V है जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो अपन यहाँ से इस V की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये जो E है, इस E की वैल्यू को आप इस ऊपर की इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कैलकुलेट कर लो कि ये जो R और R है ये इस I के मल्टीपल में चला जाएगा और यहाँ से हमको E की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमको मिल जाएगा I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R और माइनस ऐसा कैसा ही, और ये जो V है ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होता है, IR होता है। तो हमारे पास हो जाएगा IR कैपिटल। अब यहाँ से ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी इसकी बच्चों, वो देखो ये I अंदर जाएगा तो IR हो जाएगा और ये IR हो जाएगा, तो जो कैपिटल IR है उस कैपिटल IR से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा E माइनस V इज इक्वल टू IR। R कौन सा, छोटा इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। तो यहाँ से हम इस टर्मिनल वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं और करके हम टर्मिनल वोल्टेज को निकालेंगे। तो ये टर्मिनल वोल्टेज V बराबर जो आ जाएगा E, और ये उधर इसको इधर ले आए तो प्लस का, ये उधर गया तो माइनस का, और माइनस IR। ये जो फार्मूला होता है बच्चों ये टर्मिनल वोल्टेज का होता है। यानी कि जो सेल का जो टोटल ईएमएफ होता है उस टोटल ईएमएफ में से कितना करंट इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ड्रॉप हुआ वही उसका टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, इसको राइट कर ले। फिर हम सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेकंड है फैक्टर्स।
अब आपको पता है फैक्टर्स क्या होंगे। देखिए आप, जैसे हमने एक कंटेनर बनाया, ये सेल है, हमने ये सेल का एक कंटेनर बनाया, इस सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोड्स है, क्या है, इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसको हम एनोड और इसको कैथोड बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य। सपोज वो सोल्ट NaCl है, नमक है। अब इसमें क्या होगा कि इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम बता सकते हैं कि इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि वो कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो हम पॉइंट्स टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारे पास है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अगर मैं सेपरेशन बढ़ा देता हूँ, डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, तो आप देखिए डिस्टेंस अगर बढ़ाऊंगा मैं तो ये इन दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल होगा तो वो क्या करेगा, करंट के फ्लो में उतना ही ज़्यादा अपोजिशन ऑफर्ड करेगा। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है छोटा r, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस मान लो स्मॉल d है दोनों के बीच की, अगर मैं मान के चलता हूँ, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करूँगा उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। क्लियर है ये बात? सेकेंड वन, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो कंटेनर हमने लिया है उस कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, यानी कि जो सॉल्यूशन उसके अंदर हमने रखा है, उस सॉल्यूशन की क्वांटिटी के ऊपर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। हम घरों में मिल्क को यूज़ करते हैं, हम दूध को जो है कैरी करते हैं दूसरे से, या हम दूध का घर पे यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि कभी तो उसकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है और कभी उसकी क्वालिटी लो मिलती है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है मतलब वो मोर यूज़फुल है, और क्वालिटी लो है मतलब लेस यूज़फुल है। वही चीज़ यहाँ पे होती है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है अंदर, जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेट है, वो कितना सांद्र है, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो सेकंड फैक्टर होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है होगा ये कंसंट्रेशन के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेट होगा उतना ही ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही वीक होगा। ये दो फैक्टर। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि जो इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं उन इलेक्ट्रोड्स का कितना एरिया हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्ज कर रखा है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है जितना ज़्यादा हम इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्ज करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इमर्ज्ड, कितना डुबो के रखा है, इमर्ज्ड इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा हम इसको इमर्ज करके रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर उतने ही ज़्यादा कैटायन बनेंगे तो उसमें करंट फ्लो इजी होने लगेगा। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चौथा और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर में क्या होने वाला बच्चों, इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो हमारे पास सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो सॉल्यूशन हमने ले रखा है वो डाइल्यूट होता जाएगा, और जब वो डाइल्यूट होगा तो उसका कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा। और आपको पता है कि जब कंसंट्रेशन वीक होता है तो फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 मेजर फैक्टर थे जिनके ऊपर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट कर ले। फिर 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम करने वाले हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, इसको राइट करें, मैं रब कर रहा हूँ। देखिए अब रब कर दूँ तो हम बात करने वाले हैं कि सेल को हम किस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। तो देखिए
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए इधर के हमारे पास ये एक सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तीसरा सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस तरह से मैंने जो है एन सेलों को, कितने सेलों को, एन सेलों को सीरीज में कनेक्ट करा है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर के फॉर्म में कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो आई होगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम करंट व्हेन एन सेल्स, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, एन सेल से, एन सेल्स आर जॉइन इन सीरीज, यानी कि जब एक से ज़्यादा सेल को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो ऐसा करने पर उस पूरे सर्किट से मैक्सिमम करंट कब पास होगा, वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, यानी कि कुल मिला के हमको करंट का फार्मूला निकालना है। अब आपको पता है कि करंट का जो फार्मूला सेल के अंदर होता है वो होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमको टोटल ईएमएफ चाहिए होगा इस पूरे सर्किट का और इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हमने इसको कनेक्ट करा है। देखिए, ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे एन सेल को हमने एक साथ सीरीज में कनेक्ट करा है, क्योंकि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है। जब इस तरह का टर्मिनल का कनेक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये सीरीज में कनेक्ट है। ओके, अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो सेल जितने भी हैं इन सब का जो ईएमएफ है वो कैपिटल ई ही है और इन सब का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर ही है। हम ये पहले से कंसीडर करके चलते हैं और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, हर सेल का ईएमएफ कितना होगा, सपोज वो कैपिटल ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसको स्मॉल आर कंसीडर कर लो। अब देखो आप कि एक सेल का ईएमएफ ई है तो एन सेल का ईएमएफ कितना होगा, अगर सीरीज में है तो एन ही होगा। इसी प्रकार एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो एन सेल का इंटरनल कितना होगा, एन आर। भाई एक पेन 5 रुपये का आ रहा है तो 5 पेन कितने रुपए का आएगा, 25 रुपये का। तो उस तरह से हम लिख सकते हैं कि टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई, जिसमें एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, और जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल, एक्सटर्नल की बात नहीं करी मैंने अभी, इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना है, एन इंटू आर, जिसमें एन नंबर ऑफ सेल्स है। अब हमको चाहिए इसमें क्या, टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि टोटल ईएमएफ मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है और टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करना होगा कि टोटल इंटरनल इतना है, एक्सटर्नल कैपिटल आर है, तो इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, सो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर प्लस एन आर। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, दोनों को हमको क्या करना है, इस वाले फार्मूले में राइट कर देना है जो टोटल करंट का फार्मूला है। तो इफ फ्लो ऑफ करंट इज आई, देन क्या होगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ हो जाएगा एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस एन आर, कैपिटल आर प्लस एन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये करंट का फार्मूला हमको मिला। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है वो कि ये जो करंट है ये मैक्सिमम कब होगा। अब आपको इस फार्मूले के ऊपर ध्यान देना होगा कि इस फार्मूले को हम देखेंगे तो बता पाएंगे कि करंट मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। देखिए आप, एक सेल से जो करंट पास होता है, मान लो हमारे पास एक सेल है, तो जो एक सेल से जो करंट पास होता है आई, वो बच्चों ई अपॉन आर होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 0 मान लूँ मैं, तो एक सेल का करंट आई बराबर ई अपॉन आर होता है। अब जरा आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हमने एन सेल को सीरीज में कनेक्ट करा है, यानी कि ज़्यादा सेल को जोड़ा है।
अब ज़्यादा सेल को जोड़ा है तो हमको ये बेनिफिशियल कब होगा, जब हमको ये ज़्यादा करंट दे। और ये ज़्यादा करंट कब देगा, तो ज़्यादा करंट देने का मतलब ये है कि ये जो E/R है, अगर मैंने n सेल को कनेक्ट करा तो इसका n टाइम्स करंट मुझे मिलना चाहिए। अगर n टाइम्स करंट इसका मिलता है मतलब मैक्सिमम करंट हमको मिल रहा है और वही यूज़फुल है हमारे लिए। तो हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर ये वाली टर्म 0 हो जाती है, ये वाली टर्म 0 हो जाती है तो हमारे पास बचता है n × E/R जो कि मैक्सिमम करंट होगा। अब ये वाली टर्म 0 कब होगी, जब हम ये एज्यूम करके चलें कि इफ़ स्मॉल r इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, मतलब जो सेल का कॉम्बिनेशन हमने लिया है उस सेल के कॉम्बिनेशन का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल की कंपेयर में बहुत वीक है, बहुत छोटा है। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो मैक्सिमम करंट आएगा वो आ जाएगा I max = n × E/, बच्चों ये जो 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कैपिटल R। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम करंट। अब यहीं पे आपसे वो ऐसा भी पूछ सकता है कि मिनिमम करंट कब पास होगा। मिनिमम करंट मतलब हमने ज़्यादा सेल जोड़े और हमको करंट कम मिले, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका अपोजिट एज्यूम कर लो कि कैपिटल R अगर स्मॉल r से बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा तो कैपिटल R नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब कैपिटल R नेग्लेक्ट होगा तो ये n से l कैंसल आउट हो जाएगा, E/R मिलेगा जो कि एक सेल के करंट के बराबर है, जो कि मिनिमम करंट होगा। ओके, पोज करके इसको राइट करें। अच्छी बात, आपने कर लिया होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की स्थान पे मैं अब लिखने वाला हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिखने वाला हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हमको यही वाला फंडा जो है यूज़ करना है, यही वाली टेक्निक यूज़ करनी है। सिर्फ आपको थोड़ा सा उसमें क्या करना होगा कि जो रजिस्टेंस का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उसको यहाँ पे दिमाग में आपको लेके चलना होगा, तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, तनाव नहीं ले। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखिए आप हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसका इंटरनल ये है, ये दूसरा सेल है, इसका इंटरनल ये है, ये सब आपस में पैरेलल है, इंटरनल और ये सेल। अब आपको क्या करना है, इन सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है कनेक्ट कर देना है। उस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इधर से जो है इसको दूसरे पॉइंट बी से कनेक्ट कर देना है, इसको मैंने बी नाम दे दिया। और इस तरह से इस ए और बी के बीच में जो हमने ये यहाँ पे जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, और इस तरह से जो करंट पास होगा वो आई हो जाएगा। अब आप देखिए ज़रा ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें भी मैंने नंबर ऑफ सेल कितने लिए हैं, n सेल। अब आप ज़रा देखिए, हमने n सेल को पैरेलल कनेक्ट करा है और हमको पैरेलल कनेक्ट करने के बाद ये जो a और b दो टर्मिनल है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो फ्लो होने वाला जो मैक्सिमम करंट है ये हमको कैलकुलेट करना है। इसमें भी क्वेश्चन वही पूछा जाता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम करंट व्हेन n सेल आर जॉइंड इन पैरेलल। जब हम n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितना मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो मैंने सर्किट यहाँ पे ड्रा कर दिया है, n सेल को मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया है, ये दोनों टर्मिनल a और b है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि देखिए ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो v होगा, और अगर ये ईएमएफ के फॉर्म में है तो e होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये पूरा सर्किट ड्रा हो गया। वापस से वही चीज़, ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल r। अब यहाँ पे देखिए आप, एक सेल का ईएमएफ E है, तो इस पूरे सर्किट में जो n सेल है उन n सेलों का ईएमएफ कितना होगा, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली। बच्चे क्या करते हैं, NE कर देते हैं, अपने को NE नहीं करना। यहाँ पे देखिए आप कि दो टर्मिनल है तो दोनों के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो E ही होगा, क्योंकि जितने भी सेल है हमने सबने जो है A और B दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करा है, तो दोनों के बीच का जो ईएमएफ होगा वो तो E होगा ना, चाहे एक सेल हो या 10 सेल हो। तो यहाँ पे जो टोटल ईएमएफ आएगा
टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू जो आएगा वो ई ही आएगा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है। अब रही बात टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देखिए आप यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम डायरेक्ट एनआर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको पता हो तो जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है पैरेलल में वो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डेट, ऐसा कुछ होता है, यानी कि वो रेसिप्रोकल होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास 5-5 रुपए के 3 सिक्के हैं, ये आपके पास 5-5 के 3 नंबर है, तो आप उसको डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो कैसे करोगे? 5×3 = 15 कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपके बोलूं कि आपके पास 1/5, 1/5, 1/5 के 3 जो है हिस्से हैं, तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा आप पोज करोगे, सोचोगे कि यार इसका क्या होगा, यानी कि आपको कैलकुलेशन करना होगा। और वही कैलकुलेशन अपने को यहाँ पे दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि अपने को इस इंटरनल रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर कंसिडर करके चलना होगा। तो सपोज करो, सपोज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1/r डैश है, ठीक है। तो 1/r डैश इज इक्वल टू कितना होगा? 1/r प्लस 1/r प्लस डैश 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 प्लस ये n टाइम्स तक हो जाएगा जितने मैंने ये लिए हैं, इसका 1/r, इसका 1/r, 1/r, तो इतने कितने सेल है? n सेल है, तो ये n टाइम्स हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 1/r डैश इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 ऊपर हो जाएगा n/r। अब ये जो n/r है यहाँ से हम r डैश निकाल सकते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा r डैश इज इक्वल टू r/n। अब आपको क्या करना है कि ये जो r डैश इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमको मिला है, इसको कैपिटल R में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो कैपिटल R में हम कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास कैपिटल R प्लस ये इंटरनल कितना आया हमारे पास? r/n। तो हमारे पास ये हो जाएगा n इंटू कैपिटल R प्लस r/n। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पुटअप कर देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ E है और अपोन में ये हो जाएगा nr प्लस r/n, ये n रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू NE/nr प्लस r। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आया ये करंट का आया है। अब इस करंट की इक्वेशन में अपने को मैक्सिमम करंट बताना है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कि मैक्सिमम करंट के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको कैंसिल आउट करना होगा, तभी आपको n टाइम्स करंट मिलेगा। और इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको क्या करना होगा कि मिनिमम से मिनिमम हमको कंसिडर करना होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको कि इफ़ कैपिटल R इज़ वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, देन I इज इक्वल टू, ये I मैक्स हमको मिल जाएगा कि n इंटू E/स्मॉल r। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस लेक्चर। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड। प्लीज़ इस लाइक शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।